हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के बारे में। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारी अर्थ स्पेस से नीली यानी ब्लू दिखती है। और इसका रीजन सिंपल है, हमारी प्लैनेट का 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी हम वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी की बात क्यों करते हैं? अजीब है ना? तो इस चैप्टर में हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी आखिर है क्या, इतना पानी होते हुए भी ये प्रॉब्लम क्यों है, और हम इसे डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ के पानी का ब्रेकअप समझते हैं। इमेजिन अर्थ का सारा पानी 100% है। उसमें से 96.5% पानी ओशंस में है। ये पानी बहुत सॉल्टी है, नमकीन है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसे फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी है, बट वो बहुत महंगी है। बचा हुआ सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर ही है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। इस 2.5% फ्रेश वाटर का भी 70% हिस्सा आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, मतलब फ्रोजन है। तो इन सब के बाद हमारे पास यूज करने के लिए सिर्फ 30% फ्रेश वाटर बचता है, जो जमीन पर बहता है या ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। तो देखा आपने, पानी तो बहुत है, लेकिन यूजेबल वाटर बहुत कम है। अब सवाल उठता है, क्या ये कम पानी हमारे लिए काफी है? हाँ, एक्चुअली ये काफी है, मोर देन इनफ है। क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू बार बार रिन्यू होता रहता है, नया बनता रहता है। तो अगर पानी रिन्यू हो जाता है और हमारे पास काफी है, तो पर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों अलग अलग देशों में पानी की कमी है? इनफैक्ट साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि 2025 तक दुनिया के 2 बिलियन लोग यानी 200 करोड़ लोग पानी की जबरदस्त कमी झेलेंगे। ऐसा क्यों? देखो, नेचर की कोई भी चीज जब तक हम अपनी नीड यानी जरूरत के लिए यूज करते हैं, तब तक वो काफी है। लेकिन जब हम उसे ग्रीड यानी लालच के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज भले ही रिन्यूएबल क्यों ना हो, कम पड़ने लगती है। यही सीन पानी के साथ है। लोग अपने लालच के लिए इसका ओवर यूज और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसी चीज को डिटेल में समझते हैं हमारे अगले टॉपिक, वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल मतलब है पानी की कमी होना। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है राजस्थान। वहां औरतें सिर पर कई मटके रखकर लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं पानी लाने के लिए, क्योंकि वो एक ड्राउट प्रोन एरिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्कैर्सिटी सिर्फ सूखी जगहों पर हो। ये वहां भी हो सकती है जहां बहुत पानी हो। जैसे कोलकाता, वहां कभी कभी इतनी बारिश होती है कि फ्लड आ जाती है, लेकिन फिर भी पानी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो है, पर पीने लायक नहीं है, पल्यूटेड है। तो चलिए देखते हैं वाटर स्कैर्सिटी के पीछे आखिर रीजंस क्या हैं। पहला रीजन है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पानी की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन पानी तो लिमिटेड है। ऐसे में पानी का अनइक्वल एक्सेस हो जाता है। जो रिच लोग हैं, उनके घरों में स्विमिंग पूल्स मिलते हैं, और जो गरीब लोग हैं, वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। दूसरा रीजन है टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। ताजा अनाज उगाने के लिए किसान वेल्स और ट्यूबवेल से जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर निकालते हैं। इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। तीसरा रीजन है बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत पानी लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट और गंदा पानी सीधा नदियों में छोड़ देती हैं, जिससे फ्रेश वाटर भी पल्यूट हो जाता है। इन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फ्रेश वाटर से ही बनती है। चौथा रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों ने अपने घरों में बोरवेल लगा लिए हैं। इससे ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि कई शहरी इलाकों में पानी की जबरदस्त कमी हो गई है। अब तक हमने जो रीजंस डिस्कस किए, वो आमतौर पर पानी की क्वांटिटी यानी उसकी कमी से रिलेटेड थे। लेकिन एक पांचवा रीजन है जो पानी की क्वालिटी से जुड़ा है। कई जगहों पर पानी तो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, लेकिन वो इतना पोल्यूटेड होता है कि यूज़ करना आसान नहीं होता। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें हमारे वाटर बॉडीज़ में जाकर उसे जहरीला बना देती हैं।
इसी पानी की कमी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया, जल जीवन मिशन या जेजेएम। इसका ऑब्जेक्टिव था कि रूरल एरियाज के हर घर में पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाई जाए। इस मिशन के मुताबिक हर इंसान को डेली 55 लीटर्स पानी मिलना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि हमें पानी को कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत ही क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हेल्थ हैज़र्ड्स यानी बीमारियां फैलेंगी, फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि बिना पानी के फसलें नहीं उगेंगी, हमारा पूरा नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा यानी बर्बाद हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है? हम पानी को कंजर्व और मैनेज करें कैसे? एक बहुत अच्छा तरीका है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाना, जैसे कि डैम्स, रिजर्वॉयर्स या कनाल्स। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते आ रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद के पास श्रृंगावेरापुरा में गंगा नदी के फ्लड वाटर को चैनलाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बड़े स्केल पर डैम्स और लेक्स बनाए गए थे। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बनी, जो अपने टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक थी। 14वीं सेंचुरी में दिल्ली के हौस खास में एक टैंक बनवाया गया था। आज के टाइम में सबसे कॉमन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है डैम। डैम क्या होता है? ये बहते हुए पानी के रास्ते में एक बैरियर होता है जो पानी के फ्लो को रोकता है, डायरेक्ट करता है या स्लो करता है। इससे एक रिजर्वॉयर या लेक बन जाती है। डैम्स अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि टिम्बर, कंक्रीट या मिट्टी और पत्थर। उन्हें हाइट के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है, हाई, मीडियम और लो। पहले डैम्स का यूज सिर्फ इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए होता था, लेकिन आज इनके यूजेस मल्टीपल हैं। इरिगेशन के अलावा इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी होता है। इतने सारे पर्पसेस सॉल्व करने की वजह से डैम्स को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सतलज ब्यास रिवर बेसिन पर बना भाखरा नांगल प्रोजेक्ट या महानदी पर बना हीराकुड डैम। डैम्स के इतने फायदे देखकर जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेकिन अगर डैम्स इतने ही अच्छे हैं तो कई लोग और सोशल मूवमेंट्स इनका विरोध क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला, डैम्स नदी के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स यानी मिट्टी और कण लाती है, वो डैम के पीछे रिजर्वॉयर में जम जाते हैं। इससे आगे नदी का बेड पथरीला हो जाता है और एक्वाटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का साइकिल बिगड़ जाता है। दूसरा, जब बड़े डैम्स बनते हैं तो आसपास के गांव डूब जाते हैं। वहां रहने वाले लोकल लोगों को अपनी जमीन, अपना घर, अपना लाइवलीहुड सब छोड़ना पड़ता है। इस बड़े डिस्प्लेसमेंट की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन जैसे सोशल मूवमेंट्स हुए। और आयरनी ये है कि जिन लोगों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया, उनको डैम का फायदा सबसे कम मिलता है। असली फायदा बड़े किसानों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और शहरी लोगों को होता है। तीसरा रीजन, डैम से इरिगेशन आसान हो जाता है। इससे किसान ऐसी फसलें उगाने लगते हैं जिन्हें बहुत पानी चाहिए, जैसे कि शुगरकेन या राइस। इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप से जमीन में नमक बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं सॉइल सेलिनाइजेशन। साथ ही इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच का गैप भी बढ़ता है। चौथा, डैम्स की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। स्टेट्स के बीच इस बात पर झगड़ा होता है कि डैम का कॉस्ट और बेनिफिट कौन शेयर करेगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कृष्णा रिवर पर डैम बनाया, जिससे नीचे के स्टेट्स कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पानी का फ्लो कम हो गया। इससे उन स्टेट्स की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा और उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। और पांचवा रीजन, कई बार डैम्स जिस मकसद से बनाए जाते हैं वो उसी को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स का एक बड़ा पर्पस होता है फ्लड कंट्रोल, लेकिन कई बार डैम्स फ्लड का कारण बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिजर्वॉयर में धीरे धीरे सेडिमेंट जमा हो जाता है, जिससे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब हैवी रेनफॉल होती है तो डैम से पानी छोड़ना पड़ता है, जो आगे जाकर भयानक फ्लड लाता है। तो इन सब रीजन से साफ है कि डैम बनाना पानी को मैनेज करने का एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो डैम का ऑल्टरनेटिव क्या है? एक बेहतर और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को कलेक्ट करना और स्टोर करना। इंडिया में ये प्रैक्टिस सदियों से चली आ रही है।
पहाड़ी इलाकों में लोग गुल्स या कुल्स नाम के डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं, जिससे बारिश का पानी खेत तक पहुंचता है। राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है। छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक्स यानी टांकास में स्टोर कर लिया जाता है। ये टांकास एक कमरे जितने बड़े हो सकते हैं। इस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है। रेन वाटर को राजस्थान में पालर पानी भी कहते हैं और ये पानी का सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है। ये टांकास न सिर्फ पानी स्टोर करते हैं बल्कि गर्मियों में घर को ठंडा भी रखते हैं। बंगाल के फ्लड प्रोन एरियाज में लोग खेत को इरिगेट करने के लिए इनंडेशन चैनल्स बनाते हैं। सेमी एरिड रीजन्स में खेत में ही खाडेंस या जोहार्ड्स बनाए जाते हैं। ये मिट्टी के छोटे बैरियर्स होते हैं जो बारिश के पानी को रोक लेते हैं। इससे जमीन में मॉइस्चर बना रहता है जो फसल के लिए अच्छा होता है। एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है कर्नाटक के गैंडरथुर गांव की। वहां पानी की बहुत कमी थी, तो गांव वालों ने मिलकर लगभग 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। आज ये गांव साल भर में 1 लाख लीटर रेन वाटर कलेक्ट करता है। इनफैक्ट तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट है जिसने हर घर के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी कर दिया है। अगर कोई ये रूल तोड़ता है तो उसके लिए लीगल एक्शन का प्रोविजन भी है। एक और बहुत ही यूनिक सिस्टम है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये 200 साल पुराना सिस्टम है जो मेघालय में यूज होता है। इसमें नदी या झरने के पानी को बैम्बू यानी बांस से बने पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू खेत तक पहुंचाया जाता है। पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है। इस सिस्टम से 18 से 20 लीटर पानी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो यहां हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा कि अर्थ पर पानी तो बहुत है पर यूजेबल वाटर कम है, और उस कम पानी पर भी पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बड़े डैम्स इसका एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इनके अपने एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट्स हैं। शायद असली सॉल्यूशन छोटे, लोकल और ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बैम्बू इरिगेशन में है, जहां कम्युनिटी मिलकर अपने वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करती है। पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि जल ही जीवन है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।